हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज की कहानी की टाइटल है द स्ट्रेंजर। इस कहानी के लेखक हैं एल्बर्ट कैम्पस। एल्बर्ट कैम्पस की बात करें तो यह एक फ्रेंच फिलोसोफर, ऑथर, ड्रामाइस्ट और जर्नलिस्ट हैं। वो सेकेंड यंगेस्ट पर्सन है हिस्ट्री के जिन्होंने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर पाया है सिर्फ 44 इयर्स की उम्र में। द स्ट्रेंजर इनकी वन ऑफ द बेस्ट लिखी किताब है। तो बढ़ते हैं आगे की कहानी की तरफ। मुर्सलित को वृद्धा आश्रम से एक टेलीग्राम के जरिए उसकी माँ के देहांत का खबर मिलता है। मुर्सलित की आर्थिक स्थिति सही न रहने की वजह से उसने उसकी माँ को एक वृद्धा आश्रम में रखा था। अब मुर्सलित को शोक सभा और उसकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए मरिंगो नामक शहर, जहाँ उसकी माँ थी, वहाँ जाना पड़ता, जो उसके शहर अल्जीरियस से 80 किलोमीटर दूर था। उसने अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी ले ली थी और वह जाने अब तैयार था। उसे अपने माँ के मौत के खबर पे कोई तरह का भावना या गम नहीं दर्शाया था। उसने अपनी माँ को 3 साल पहले वहाँ रखा था। क्योंकि यह वृद्धा आश्रम जाने के लिए एक बस लेना पड़ता था और थोड़ा चलना पड़ता था, इसलिए वह 1 साल से अपनी माँ से मिलने भी नहीं गया था। पहले उसकी माँ जी मुर्सलित के साथ रहती थी, तब हर वक्त अपने नजर बस उसके इर्द गिर्द ही रखती थी। उन्होंने पहली बार इस आश्रम में जाने के वक्त बहुत आपत्ति जताई थी, क्योंकि उन्हें अपने पुरानी जिंदगी की आदत थी। बाद में उन्हें जब भी आश्रम से दूर किया जाता था, उन्हें वह बात बुरी लग जाती थी, क्योंकि अब उन्हें वहाँ की आदत हो गई थी। कड़ी धूप का सफर तय करके मुर्सलित उनके वृद्धा आश्रम पहुँच गया, जहाँ उसे रात भर का शोक मनाना था, जिसके बाद अगले दिन उसकी माँ को दफनाया जाता। वहाँ पहुँचने के बाद जब वहाँ के डायरेक्टर ने मुर्सलित को उसकी माँ के मृत शरीर को आखिरी बार देखने उससे पूछा, तो उसने तुरंत मना कर दिया। उसे खुद भी पता नहीं था उसने ऐसा क्यों किया है। फिर उसे मृत शरीर के घर में ले जाकर बैठा दिया गया। वहाँ बैठने के बाद भी मुर्सलित ने कोई भावना नहीं जताई। वो अपने ही चिड़चिड़ाहट में था। उसने दूध वाली कॉफी पी ली, जो उनके रीत में मृत शरीर के आगे नहीं पिया जाता था। अपना सिगरेट फूंकने लगा। वहाँ के केयर टेकर से भी बात की और 2 झपकी नींद भी ले ली। उसके माँ के कई दोस्त उस रात को वहाँ शोक जताने आए और जोर जोर से रोने लगे। मुर्सलित को उनकी आवाजें, उनके बुढ़ापे में अनजाने में हुए व्यवहार सबसे तकलीफ हो रही थी। कोई तरह की अफसोस या दुख के बजाय पूरे समय बस उसके अंदर चिड़चिड़ाहट ही थी। दूसरे दिन एक बार फिर वहाँ के डायरेक्टर, जो अंतिम संस्कार के क्रिया के हिसाब से कपड़े पहनकर पूरे तैयार थे, उन्होंने मुर्सलित से आखिरी बार उसकी माँ को देखने का पूछा, पर उसने एक बार फिर इनकार कर दिया था। मुर्सलित की माँ ने प्रेस नामक एक अच्छा साथी और दोस्त को उस वृद्धा आश्रम में चुन लिया था, जो उनके साथ उसकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए निकल गया। प्रेस की आंखों और चेहरे से मुर्सलित की माँ को खोने का दुख साफ नजर आ रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक बेजान गुड़िया की तरह उसे किसी ने कुचल दिया हो। प्रेस के आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, पर इन सब के बावजूद भी मुर्सलित में उसके माँ को खोने का कोई गम नहीं दिख रहा हो। वो इन सब में भी सिर्फ उसी जगह की गर्मी और धूप से चिड़चिड़ाया हुआ था और बस ये सब जल्दी खत्म कर अपने घर लौट जाना चाहता था। सब क्रिया होने के बाद वह अपने शहर अल्जीरियस लौट गया और उसकी खुशी भी तभी लौटी। उसे पता था अभी वो अपनी नींद पूरी कर सकता है। शुक्रवार को मुर्सलित अपनी माँ को दफनाकर अपने घर लौट गया था और अब 2 दिन उसके पास बिल्कुल खाली था। वो शनिवार को सुबह उठे बिना कोई शौक या एहसास बस अपने बारे में सोचते हुए स्विमिंग करने चला गया। वहाँ पूल में उसकी मुलाकात उसके पुराने ऑफिस की टाइपिस्ट मैरी से हुई, जिसको लेकर उसके मन में पहले से कुछ खिंचाव था। वह दोनों ने पूल में साथ में थोड़ा वक्त बिताया, जिसके बाद उसने मैरी को शाम उसके साथ वक्त बिताने का प्रस्ताव रखा। मैरी ने भी हाँ बोलते हुए उसके साथ एक कॉमेडी मूवी जाने का फैसला किया। उस शाम मैरी को पता चला मुर्सलित कल ही अपनी माँ को दफन करके आया है, पर वो भी मूवी की हंसी खुशी पल में यह बात भूल गई। मूवी के बाद दोनों ने रात भी साथ बिताया। आज का दिन भी गुजर गया था, पर मुर्सलित बस अपनी जिंदगी में व्यस्त था। रविवार सुबह उठने पर उसे पता चला मैरी अपने आंटी के घर चली गई है और मुर्सलित, जो अपने नाश्ते सेलेस्टी नामक जगह पर हमेशा करता था, वो उसकी माँ के लिए उन लोगों के सवाल से बचने खुद ही अपने लिए पकाकर खाने का फैसला करता है। कभी बालकोनी में देखते, कभी सिगरेट पीते, कभी चॉकलेट खाते तो कभी कुछ खाते। उसका एक और संडे बीत चुका था। उसे अगले दिन अब काम पर जाना था और उसकी माँ भी अब दफन हुए 2 दिन हो चुके थे।
पर उसके लिए मानो उसकी जिंदगी में कुछ बदला ही नहीं था। सेलेस्टी के पास उसके माँ से जुड़े सवाल से मुंह फेरते हुए वह खाना खाकर अपने काम के बाद वो घर को निकल गया। मुर्सलित के 2 पड़ोसी थे। पहला था सालोमोनो, जो 8 साल से एक कुत्ते के साथ रहता था। उसका कुत्ता अपने चर्म रोग से परेशान था और उसके साथ एक ही जगह रहते रहते ऐसा लगता था जैसे सैलमन और उसका कुत्ता एक जैसे ही दिखने लगे हैं। सैलमन और उसका कुत्ता दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। सैलमन उसे गालियां देता रहता और कुत्ता उस पर घुर्राता रहता। उसके बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। आज भी वो जब घर लौटा, सैलमन और कुत्तों की वही हरकत को देखते हुए गया। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त उसकी मुलाकात उसके दूसरे पड़ोसी रेमंड से हुई, जो खुद को एक वेयरहाउस का गार्ड बताता था, पर असल में वो लड़कियों का धंधा करने वाला एक दलाल था। उसने मुर्सलित को उसके साथ खाने और वाइन पीने की दावत दी। क्योंकि मुर्सलित उस रात खाना नहीं बनाना चाहता था, वह उसकी दावत स्वीकार करते उसके घर के अंदर चला गया। उस रात बातें करते हुए मुर्सलित को पता चला धंधे वाली लड़कियों में से एक लड़की रेमंड की रखनी है, पर वो रेमंड को धोखा दे रही है। रेमंड चाहता था वो एक बार उसे झांसा देकर अपने पास बुलाए, फिर उसके साथ संबंध बनाकर उसे मारकर उसके मुंह पर थूक कर उसकी बेइज्जती करे। यह उसकी रखनी के धोखा का बदला होगा। रेमंड ने मुर्सलित से यह खत लिखने की दरखास्त की। मुर्सलित को भी रेमंड की बातों से लगा कि रेमंड की रखनी उसे धोखा दे रही है और उसके पास कोई वजह नहीं था कि वो रेमंड के लिए यह खत ना लिखे और उसे खुश ना करे। मुर्सलित ने रेमंड के मन मुताबिक खत लिख दिया, जिसके बाद रेमंड खुश होकर पूछा, क्या अब वो लोग दोस्त कहला सकते हैं? मुर्सलित ने बिना गौर किए अपनी रजामंदी दे दी थी। बहुत रात होने की वजह से मुर्सलित अब अपने घर लौट जाना चाहता था। पूरे हफ्ते मुर्सलित ने काम करके उसके बाद मैरी के साथ वक्त बिताकर गुजार दिया। इस दौरान मैरी ने मुर्सलित से अपने प्यार का इजहार भी किया, जिसके जवाब में मुर्सलित ने उसे बोला यह बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। मैरी ये सब बात सुनकर दुखी हो गई थी, पर फिर दोनों जैसे थे वैसे ही वक्त बिताने लगे। इधर रेमंड का खत उसकी रखनी तक पहुंच गया था, जिसके बाद योजना के मुताबिक रेमंड की रखनी उसके पास आ गई थी और फिर रेमंड ने अपने बदले लेने उसे मारना शुरू कर दिया। वो उसे बहुत जोर से मार रहा था। यह मारने की आवाज सुन मैरी, जो उस वक्त मुर्सलित के साथ थी, उसने उसे पुलिस को बुलाने की मांग की। मुर्सलित ने यह कहते हुए कि उसे पुलिस नापसंद है और यह रेमंड और उसकी रखनी को उनके हालात पे छोड़ दिया जाए। बिल्डिंग की एक प्लम्बर की कंप्लेन पर पुलिस आई और रेमंड को फटकार लगाते हुए उसकी रखनी को वहां से आजाद किया। यह मामला खत्म होने के बाद अब रेमंड ने मुर्सलित से नई मांग करते हुए उसकी रखनी के मामले में पुलिस के आगे गवाह बनने की दरखास्त किया। रेमंड चाहता था मुर्सलित पुलिस के आगे यह कबूल करे कि वह जानता है कि रेमंड की रखनी उसे धोखा दे रही थी। रेमंड की इस बात से भी मुर्सलित को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वह मान गया। खुश होकर एक बार फिर रेमंड ने मुर्सलित को शराब पिलाया और दोनों अपने अपने घर की तरफ लौटने लगे। घर पर ऊपर आते वक्त मुर्सलित ने देखा उसका पड़ोसी सैलमन अकेला है और दुखी है और उसके साथ उसका कुत्ता भी नहीं है। पूछने पर पता चला सैलमन का कुत्ता खो गया था और उसके खोने पर भी सैलमन उसके कुत्ते को ही गाली दे रहा था। मुर्सलित अपने घर लौट गया। फिर अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसे चिंतित सैलमन दिखाई दिया। वह किसी भी तरह अपने कुत्ते को अपने पास वापस लाना चाहता था। सैलमन को डर था, कुत्ते बिना वो कैसे रहेगा। अपनी परेशानी बताकर सैलमन अपने घर लौट गया। उसके घर से आवाजें सुनकर मुर्सलित को एहसास हुआ सैलमन रो रहा था। ना जाने क्यों, पर एक बार मुर्सलित को उसकी माँ की याद आ गई थी, पर उसके पास वक्त नहीं था यह सब सोचने का, क्योंकि उसे दूसरे दिन काम पर जाना था और वह बिना खाए उस रात सो गया। अब मुर्सलित के बॉस ने उसे पेरिस में रहने का प्रस्ताव दिया और बोला उसके जैसे जवान इंसान के लिए पेरिस एक खूबसूरत जगह होगी। पर मुर्सलित ने बोला उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी भी वह जहाँ है वो बिल्कुल ठीक है और कोई भी बदलाव उसके लिए मायने नहीं रखती। फिर उसकी मुलाकात मैरी से हुई, जिसने इस बार उसे शादी के लिए पूछा, पर मुर्सलित ने इस बार भी बोला यह सारी बातें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है और वह उसे शादी कर सकता है अगर मैरी चाहती है तो, पर वह उसे प्यार नहीं करता। कुछ भी बातें पर मुर्सलित के या उसके व्यवहार पे कोई दिलचस्पी या भावना नहीं दिखती थी।
सिवाय इसके कि वह मैरी के साथ रहना पसंद करता था। अब रेमंड ने मुर्सलित को मैरी के साथ एक बीच हाउस चलने का प्रस्ताव दिया, जहां रेमंड का एक दोस्त अपनी बीवी के साथ रहता था। उसने मुर्सलित को यह भी बताया उसकी रखनी जो एक अरब थी, उसका अरब भाई अब रेमंड पर नजर रख रहा था। शाम घर लौटने पर सैलमन उसके घर आया। सैलमन ने बताया उसका कुत्ता नहीं मिला। इस पर मुर्सलित ने उसे दूसरा कुत्ता ले आने के लिए बोला। सैलमन ने बताया उससे उस कुत्ते की आदत हो गई थी और उसे वही कुत्ता चाहिए था। सैलमन ने उसकी बीवी के गुजर जाने के बाद इस कुत्ते को उसके बचपन में लाया था और तब से यही कुत्ता उसका साथी था। सैलमन ने आगे बोलते हुए बताया कि बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। सैलमन इतनी गंभीर और अपने मन की बातें कर रहा था और इन बातों को सुन मुर्सलित को नींद आ रही थी। यह देख सैलमन ने वहां से जाने का फैसला किया। जाते वक्त सैलमन ने मुर्सलित को बताया कैसे सब लोग मुर्सलित के बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि उसने उसकी माँ को वृद्धा आश्रम भेज दिया था। पर सैलमन जानता था मुर्सलित उसकी माँ से प्यार करता था। इस बार ना जाने क्यों मुर्सलित ने जवाब देते हुए बताया वो अब तक नहीं जानता था लोग उसके बारे में बुरा सोचते हैं और मुर्सलित की आर्थिक स्थिति उसे उसकी माँ को अपने साथ रख पाने की इजाजत नहीं देती थी और उसे यह भी लगता था अब उसकी माँ के पास मुर्सलित से बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था। जिसके बाद सैलमन ने बताया कि हाँ, मुर्सलित की माँ वृद्धा आश्रम में दोस्त भी बना सकती थी। दोनों ने एक दूसरे से अब अलविदा लेते हुए दोनों सोने चले गए। पहली बार सैलमन से हाथ मिलाते हुए मुर्सलित को उसके हाथ से उसके बुढ़ापे का एहसास हुआ। सैलमन अब अपने घर लौट गया, इस उम्मीद में कि उस रात अब कुत्ते ना भौंके, वरना भौंकने की आवाज से उसे उसके कुत्ते की याद आती रहेगी। मुर्सलित मैरी और रेमंड के साथ उसके दोस्त जिसका नाम मासून था उसके बीच हाउस चला गया। पर उस सुबह रेमंड की रखनी के भाई रेमंड का पीछा कर ही रहे थे। वो लोग बीच हाउस जाके मैसोन और मैसोन की पर्शियन बीवी से मिले। उन्होंने बीच पे वक्त बिताया, स्विमिंग की और मैसोन के घर नाश्ते के लिए आ गए। मैसोन की बीवी और मैरी को साथ हंसते देख मुर्सलित को पहली बार एहसास हुआ उसे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। एक बार खाने के बाद औरतों को घर पर ही छोड़कर वह तीनों मर्द एक बार फिर बीच पे टहलने को निकल गए। टहलते वक्त उन्होंने फिर अरब के भाई को उनके सामने आते हुए देखा और इस बार एक ने रेमंड पर हमला कर दिया था। रेमंड के शरीर से खून निकलने लगा, जिसके बाद मैसोन उसे डॉक्टर के पास ले गया और उसकी पट्टी करा दी। मुर्सलित घर पर औरतों को सारी बात बताया, पर उसे औरतों के सवाल को ज्यादा जवाब देने का मन नहीं था और एक बार फिर उसे बीच की गर्मी और धूप के बावजूद बीच पर जाना ठीक लगा। रेमंड डॉक्टर के पास आने से फिर एक बार उन अरब भाइयों के पास चला गया। इस बार मुर्सलित और मैसोन उसके पीछे थे। दोनों झुंड में एक बार फिर थोड़ी भिड़ंत हुई और समझो मामला सुधर गया था। अब दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इस बार मुर्सलित ने रेमंड से उसकी पिस्तौल मांग के अपने पास रख ली ताकि वो उसे किसी खतरे में इस्तेमाल कर पाए। फिर वो लोग घर की तरफ लौट गए। जब वो लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, एक बार फिर मुर्सलित को औरतों के सवाल से ज्यादा बीच में कड़ी धूप में खड़ा रहना आसान लगा। उसे धूप, गर्मी, सबसे चिड़चिड़ाहट हो रही थी, पर फिर भी वह बीच की तरफ चल पड़ा। फिर एक बार अरब अब मुर्सलित की तरफ बढ़ रहा था। उसे तो लगा मामला खत्म हो चुका था, पर शायद मामला खत्म नहीं हुआ और आज फिर गर्मी से मुर्सलित के सर के नस फट रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह उसकी माँ के दफन वाले दिन हुआ था। अब अरब ने मुर्सलित को सामने अपना चाकू निकाल लिया। जिस चाकू पर सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से चाकू की चमक मुर्सलित को चुभने लगी। चमक से उसे इतनी तेज चुभन का एहसास देने लगी कि मुर्सलित ने अपने पॉकेट से पिस्तौल निकाली और अरब के कमर पर गोली चला दी। उसने धूप और पसीने दोनों को हटा दिया, पर उस दिन और समुद्र की शांति भंग कर दी जहाँ कोई खुशी से वक्त बिता सकता था। बिना कुछ सोचे उसने 4 गोलियां और बेजान अरब के शरीर पर चला दिया। यह उसकी बदकिस्मती की 4 गोलियां थी। अब मुर्सलित की गिरफ्तारी हो गई थी और उसे जेल में डाल दिया गया था। जेल में मुर्सलित से पूछा गया क्या वह अपने लिए लॉयर को रखना चाहता है, नहीं तो कोर्ट उसे बचाने के लिए लॉयर रखेगी। उसने सोचा कोर्ट ही अगर उसके लिए लॉयर रखे तो बेहतर होगा और कोर्ट ने उसके लिए लॉयर रख दिया। मुर्सलित से उसके लॉयर की पहली मुलाकात में ही मुर्सलित का लॉयर उससे दुखी हो गया था। जब लॉयर ने मुर्सलित को यह बताया
उसके माँ के मौत पर उसका व्यवहार उसके प्रोसिक्यूशन लॉयर का केस मजबूत और उसके खिलाफ बना सकता था, तब भी मुर्सलित को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने बात में जैसे अपने माँ के मामले में अब तक था, वह उसी में कायम था। उसे अपने माँ के गुजर जाने का कोई गम नहीं था और उसने यह भी बोला कि एक वक्त तो ऐसा आता ही है जब सभी को चले जाना है, वो जिनसे प्यार करते हैं वो गुजर जाएंगे। लॉयर अपनी मुलाकात और मुर्सलित से बातें से दुखी होकर चला गया। जब मजिस्ट्रेट के सामने मुर्सलित की पहली पेशकश थी, उसका लॉयर कोर्ट पहुंचने में नाकामयाब था और उसने किसी को अपनी जगह भेजने की बात किया था, पर मुर्सलित ने बोल दिया वह अपने लिए स्वयं जवाब देने के लिए काफी था। मुर्सलित का बर्ताव मजिस्ट्रेट से भी कुछ अलग नहीं था और अपने चुप रहने और बातों में ना दिलचस्पी लेने की वजह से वही व्यवहार उसका यहाँ भी नजर आ रहा था। मजिस्ट्रेट ने उससे 3 से 4 बार पूछा, उसने पहली गोली से अरब को मार गिराने के बाद 4 गोलियां और क्यों चलाई, पर मुर्सलित ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हर बार की तरह इस बार भी मजिस्ट्रेट के सवाल के साथ उसे गर्मियां और मक्खियां वहां परेशान कर रही थी। मजिस्ट्रेट के मुताबिक सबको ऊपर वाला एक मौका खुद को बचाने को देता है। अगर कोई अपने दिल खोल के एक बचने की प्रयास करे तो और माफी मांगे तो। उसके मजिस्ट्रेट ने इस बात को मुर्सलित को एहसास दिलाने जीसस की एक क्रूफिक्स को निकाला, उसे ऊपर वाले पर भरोसा और दया के बारे में समझाने लगा। पर यहाँ भी मुर्सलित का व्यवहार उसके गर्मी लगने की वजह से, चिड़चिड़ाहट की वजह से बिन दिलचस्पी वाला ही था। मजिस्ट्रेट ने हार मानकर उसे वापस जाने को कह दिया और अब मुर्सलित एक क्रिमिनल था। मजिस्ट्रेट और उसके लॉयर के बीच 11 माह तक बहुत सारी बातचीत हुई, पर इन सब में मुर्सलित को कोई दिलचस्पी नहीं था। पूरी कार्यवाही के दौरान उसके दिन का सबसे अच्छा वक्त तभी होता था जब मजिस्ट्रेट उसे दरवाजे पर लाते और पुलिस के हाथों वापस मुर्सलित को करते हुए कहते, आज के दिन के लिए इतना काफी था। ना तो मुर्सलित अपने किए के लिए शर्मिंदा था, ना उसे बचाव में अपने पक्ष रखने में कोई दिलचस्पी थी। मुर्सलित हमेशा लोगों को यह समझाना चाहता था वो अलग नहीं है, बल्कि उनके ही जैसा है, बस उसके लिए शारीरिक सुख ज्यादा बड़ी है। इसलिए जब वो थक जाता या मौसम से परेशान हो जाता, उसे आराम करना ही सूझता था। उसके अलावा उसे किसी चीज का सोच नहीं रहता था, पर वो किसी को यह समझा नहीं पाता था। जेल में बस एक ही बार मुर्सलित की मुलाकात मैरी से हो पाई, क्योंकि मैरी मुर्सलित की बीवी नहीं थी। उसे जेल में आकर मुलाकात करने की इजाजत नहीं मिल पाई। यहाँ मुर्सलित को लगता था वो वहाँ के गार्ड से बातें करता है। वहाँ के गार्ड ने मुर्सलित को बताया जेल में रहने की एक ही असल सजा है और वह है तुम्हारी आज़ादी छीन जाना। जेल के बाहर जैसे इंसान आज़ाद अपनी मर्जी से घूमता है, अपनी पसंद की चीजें करता है, जैसे सिगरेट पीना, लड़कियों के साथ वक्त बिताना, जेल में उसे ये सारी चीजें छीन ली जाती है, या कहे तो उसकी आज़ादी ही छीन ली जाती है और यही आज़ादी छीन जाना उसकी सजा है। पहले तो उसे जेल में रहने में बहुत मुश्किल हो रही थी, उसे अपना आज़ाद जिंदगी की याद आती थी, पर बाद में मुर्सलित को इसकी आदत होने लगी। उसे अपने माँ की भी बातें बहुत याद आ रही थी, जब उसकी माँ ने उसे बोला था एक वक्त के बाद इंसान को हर चीज की आदत हो जाती है। आदत लग जाने के बाद अब मुर्सलित को उसके हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जेल के अपने छोटे खिड़कियों वाले कमरे में कभी पेपर पढ़ता, ज्यादा वक्त सोकर गुजारता, अपने ख्यालों में रहता और गार्ड से बातें करता। उसे यह भी महसूस हुआ अगर किसी के जीवन में एक दिन का वक्त है, उसे वह वक्त जेल में बिताना चाहेगा, क्योंकि उसे वह 100 साल का वक्त लगेगा। फिर एक शाम उसने अपनी परछाई को देखा और अपनी हंसी ढूंढने की कोशिश की और उस शाम उसे एहसास हुआ वो इतने दिन तक वहाँ अकेला था और वह खुद से ही बातें कर रहा था। इस वाक्य ने उसे अपने माँ के शोक सभा में कही उनकी एक नर्स की बात याद आ गई थी, जहाँ उस नर्स ने बोला था जेल में रातें गुजारना कितना मुश्किल होता है और यह हमारे कल्पना से भी परे होता है। और आज मुर्सलित की शायद ऐसे ही अकेलेपन की हालत थी जो शायद उसकी माँ की एक समय हुई होगी। एक गर्मी बीत के दूसरी गर्मी आ गई थी और अब मुर्सलित का कोर्ट के सामने पेशी का दिन भी आ गया था। पुलिस उसे हथकड़ियों के साथ कोर्ट ले आती है, जहाँ प्रेस और कोर्ट के जूरी के बहुत सारे लोग थे।
वो लोग सबकी नजर मुरसलित पर ही टिकी थी, मानो वो लोग एक अजूबे को देखने आए हों। उनके बीच मुरसलित को बाहर वाले होने का एहसास हो रहा था और वो लोग सब एक परिवार के लोग लग रहे थे। उनके आंखों में मुरसलित को नफरत देख पहली बार रोने का मन कर रहा था। प्रोसिक्यूटर लॉयर और मुरसलित के लॉयर दोनों ने अपने अपने पक्ष के गवाहों को बुलाया। यह इतने दिन बाद था कि मुरसलित अपने जानने वाले लोगों को एक बार फिर से देख रहा था। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई थी और मुरसलित के उसके मां के मौत पर उसके ठंडे बर्ताव का फायदा उठाते हुए प्रोसिक्यूटर लॉयर ने एक के बाद एक अपने गवाहों को मुरसलित विपक्ष में पेश करना शुरू कर दिया। प्रोसिक्यूटर के गवाह में वृद्ध आश्रम के डायरेक्टर, केयर टेकर और उसकी मां के दोस्त मिस्टर प्रेस थे। सबके मुताबिक मुरसलित भावनाहीन था और उसके मां के मरने पर भी उसने कोई एहसास नहीं जाहिर किया था। यह सब उसके खिलाफ जा रहा था और प्रोसिक्यूटर को यह साबित करने में आसानी हो रहा था वह एक कठोर दिल का आदमी है जो अपनी मां के मौत पर नहीं रोया और उसे दुख नहीं हुई तो किसी को मौत देने उसे क्या फर्क पड़ने वाला था। मुरसलित के लॉयर ने मुरसलित के हित में होने वाले गवाहों को पेश करते हुए केस को संभालने की कोशिश की। सेलेस्टी ने मुरसलित के हाथों मौत को उसकी बदकिस्मती बताई और यह जवाब ऐसा था कि यह पहली बार था कि मुरसलित एक आदमी को चूम लेना चाहता था। मैरी, रेमंड, मासून और सैलमन सबने कोशिश की कि मुरसलित की साथ दे और उसे ईमानदार, अच्छा और भावना रहित बता पाएं, पर यह कोशिश नाकामयाब रही थी। उस दिन की पेशी मुरसलित के लिए अच्छी नहीं गई और उस दिन की कार्रवाई खत्म करके उसे वापस जेल भेज दिया गया। उसे एक नई दिन और मासूमियत से सोने का अब इंतजार था। कोर्ट में फैसले का दिन आ गया था। अजीब बात यह थी कि मुरसलित का जीवन का फैसला दूसरे लोगों के हाथों में था। उसका वकील, जज और प्रोसिक्यूटर, ये लोग उसके जीवन का फैसला लेने वाले थे। प्रोसिक्यूटर लॉयर ने एक बार फिर मुरसलित को एक कठोर दिल वाला, सोची समझी साजिश करने वाला एक खूनी करार दे दिया था। वह पूरे जोर देकर अपनी बातें साबित करने मुरसलित को मौत की सजा दिलवाना चाहता था और इस बार सच करने वह बार बार उसकी मां के मौत पर उसके बर्ताव का सहारा ले रहा था। जज ने एक आखिरी बार मुरसलित से बोलने को बोला। मुरसलित लड़खड़ाते हुए बोला। वह धूप की चिड़चिड़ाहट थी जिसके वजह से उसने अरब का खून कर दिया। सब हंसने लगे। एक बार कोर्ट की परीक्षण को बंद करके मुरसलित के लॉयर को वक्त दिया गया। फिर से सुनवाई के वक्त मुरसलित के लॉयर ने एक बेहतरीन कोशिश की मुरसलित को बचाने, अच्छा ईमानदार इंसान बताने की। उसने बताया कैसे वह अपनी मां का तब तक ख्याल रखा जब तक वह रख सकता था और अरब के मौत को उसके जिंदगी की लापरवाह भूल बताया और उसे बचाने की कोशिश की। मुरसलित यह नहीं जानता था कि फैसले उसके हित में होगा या नहीं, पर उसने अपने वकील से पूछा अगर उसके हित में फैसला ना हुआ तो वो क्या कर सकता है। तो वकील ने बताया या तो उन्हें मानना होगा, ना होगा या फिर अपने बचाव के लिए और ऊपर अर्जी लगानी होगी। कोर्ट ने थोड़ा वक्त लेने के बाद बता दिया कि मुरसलित को उसके सर काटने की सजा सुनाई जा रही है। उससे एक बार फिर पूछा गया क्या वह कुछ कहना चाहता है। इस बार मुरसलित ने कुछ नहीं बोलने का फैसला किया। मुरसलित के वकील, पुलिस, सबके नजर में उसके लिए हमदर्दी भर गई थी और सब अब उसे वहां से ले गए। मुरसलित के लिए एक पुरोहित को रखा गया था जो उसके अंतिम वक्त में ऊपर वाले से करीब कर दे, पर मुरसलित का इस पर कोई असर नहीं हुआ। अब जेल में रहते रहते मुरसलित को एहसास हो रहा था वह क्रिमिनल्स की कार्यवाही की जानकारी रखता तो शायद आज वो अपने लिए सही तरह से जवाब दे पाता या खुद को बचा पाता। कोर्ट में उसकी दरखास्त बार बार अस्वीकार होने की वजह से अब उसने मान लिया था मौत आज आए या 70 साल में आए, मौत तो आनी ही है और उसने अपने मौत को स्वीकार करने का फैसला कर दिया। उसने अपने आखिरी वक्त में अपनी माँ की बहुत सारी कही बातों को भी याद किया और जिन्हें वह खुद भी अपने साथ महसूस होता देख रहा था। उसे आखिरी वक्त में यह भी एहसास हुआ कि उसकी माँ ने वृद्धा आश्रम में भी एक साथी को क्यों चुना था, क्योंकि मौत से करीब वो खुद की जिंदगी आसान बनाना चाहती होगी जीने के लिए। एक बार खुद को साफ करने के बाद मुरसलित खुश था, सब समाप्त होने वाला था और अब वो अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसकी आखिरी ख्वाहिश बस यह थी कि मौत के वक्त भीड़ उसे नफरत की गड़गड़ाहट से मरता हुआ देखे और बस कहानी यहीं खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी मानिए तो मैं इस कहानी को 5 में से 4.5 स्टार्स की रेटिंग दूंगी।
ये एक बड़ी ही पेचीदा कहानी है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसे कोई भी बात की आत्मग्लानि नहीं होती थी। वह हमेशा आगे क्या होगा, कल क्या आने वाला है, इसके बारे में सोचता था। वह ना बुरा था ना ही अच्छा था। वो अपने दिमाग में ही अच्छे बुरे की फर्क नहीं बनाता था। उसे एक तरह की बीमारी थी जिसे खुलकर किताब में बोला तो नहीं गया है, पर इसकी मुख्य किरदार के व्यवहार से इस बीमारी की तरफ पूरी तरह इशारा करते हैं। उसे एस्पर्गर सिंड्रोम था। इस बीमारी में लोगों को दूसरे से रिश्ते और दोस्ती बनाने और उसे बरकरार रखने में कठिनाई होती है। ऐसे लोग ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करते हैं और लोगों से बहुत कम बातचीत करते हैं। वह या तो लोगों से नजर चुराते हैं या उन्हें घूरने लग जाते हैं। उन्हें लोगों के इशारे समझ नहीं आते और वह मजाक बातों में बातों का अर्थ समझ नहीं पाते। वो थोड़े अलग या अजीब बर्ताव करते। उन्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति जताने में तकलीफ होती है और वो अपने जज्बात को सही तरह से नहीं बता पाते, ना संभाल पाते हैं। उन्हें एक तरफा होकर बातें करने की आदत होती है और वह बातों पर अटक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के